बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये ऐलान किया है कि नैब का जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो वोटिंग राइट ख़त्म करने की इस हुकूमत की मूव है उसको वो अदालत में चैलेंज करेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा कि अगली दफ़ा हम भरपूर अंदाज में तैयारी करके आएंगे और परसों पीर को सुप्रीम कोर्ट में ये क्लियरेंस मांगेंगे, ये उनसे वजाहत मांगेंगे कि क्या किसी सियासी जमात को, जमहूरी जमात को पुरअमन एहतजाज का हक है या नहीं। एक तो इस पे बात करेंगे। साथ ही साथ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म साहब ने हमाद अजहर साहब को कहा कि जी वो मईशत पर आवाम को आगाह करें। तो हमाद अजहर साहब ने बहुत सारी चीज़ें इस हुकूमत की जिन पर तनकीद की और बहुत सारी लंबी फहरिस्त बताई कि कहाँ कहाँ इस नई हुकूमत के इक़दामात गलत हैं और वो माजी में क्या कर रहे थे। और उसमें रशिया के साथ सस्ते गैस और ऑयल के जो मंसूबे, हमाद अजहर साहब कहते हैं कि जी मेरे पास वो ख़त भी मौजूद हैं और हमारे तकरीबन मामलात मुकम्मल हो चुके थे, 30% कम पे हम मंगवा सकते थे, लेकिन आवाम पर ये बोझ डाल दिया गया। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये कहा कि बड़े दिल पर पत्थर रखकर मैंने ये ऐलान किया है कि पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जाएं क्योंकि तमाम शराइत IMF की माजी की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मांगी थी। एक रिलीफ पैकेज का भी ऐलान किया कि जो ख़ानदान 40,000 माहाना से कम कमाते हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 1,40,00,000 है, उनको माहाना 2,000 रुपए जो हैं वो दिए जाएंगे। दूसरी तरफ कुछ मामलात हैं जैसे कि चेयरमैन नैब जो कि 2 जून को रिटायर हो रहे हैं, उनकी तैनाती का मामला है जिसके लिए जस्टिस मकबूल बाकर साहब के नाम पर इस वक्त तमाम इत्तेहादी जमातों का इत्तफाक हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग भी जस्टिस मकबूल बाकर साहब के नाम पर ये कहते हैं कि जी अच्छी शोहरत के हामिल हैं और हमें भी कोई एतराज़ वैसे तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान है, सियासत है। अब देखें आगे जाकर इस पर क्या चीज़ सामने आती है। इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, चीफ विप हैं सेनेट में। कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। और अली जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अली जैदी साहब आप हमारे साथ फ़ोन पे हैं, मैं आप ही से ज़रा आगाज़ कर लूँ इसका। पहले तो ये बताइए कि इमरान खान साहब ने आज ये कहा है कि हम अगली दफ़ा बहुत तैयारी करके आएंगे, तो क्या इस दफ़ा तैयारी नहीं थी जैसे कि कुछ खबरें हैं और सोर्सेज ये बता रहे हैं कि आपके बहुत लोगों ने खान साहब को या PTI को उस दिन डिच किया और खान साहब ने ठीक ठाक उनकी सरजनिश की है कि वो बहुत सारे लोग जिन्होंने अवाम लाने का साथ वादा किया था वो गायब हो गए उस दिन? देखिए जी सादिया, 2-3 चीजें मैं आपसे, क्योंकि मैं वहाँ आज नहीं था पेशावर की कोर कमेटी की मीटिंग में, यहाँ लोकल बॉडीज इलेक्शन है 4 डिविजन्स में सिंध के, हमने उसके खिलाफ कोर्ट में हम गए हुए हैं बिकॉज उन्होंने जो वादा किया था सिंध गवर्नमेंट ने चेंजेस का और जो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम थे कि आप अपने इस एक्ट के अंदर चेंजेस लाएं और डिवॉल्व करें पावर, उन्होंने एक कमेटी अब बनाई है जो कि पहले बनानी थी। CM साहब ने वादा किया था फ्लोर ऑफ द हाउस की जी कमेटी हम बना रहे हैं, उन्होंने नहीं बनाई। वो ऑलमोस्ट जब हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हम चले गए लेके हाई कोर्ट में और मैं सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहा हूँ, तो फिर उन्होंने कमेटी बना दी है। तो लेट्स सी कि वो अब क्या उस कमेटी के वो आते हैं रिकमेंडेशन, ठीक है, फिर उसके बाद ये इलेक्शन हो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कमाते हैं। एनीवे इन द मीन टाइम कल लास्ट डेट थी टिकट फाइलिंग की, तो हमारी पार्टी में क्योंकि मेरे पास जिम्मेदारी सिंध की है, तो जितने लोग भी हैं सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास और नवाबशाह डिवीजन के तो उसके नीचे कुछ 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, सबके टिकट्स टुकुट किए। मैं इसलिए मैं यहाँ कल रात से घर ही नहीं गया हूँ, यहीं बैठा हूँ। अच्छा चलें, आप एक तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आपको नहीं पता कि वहाँ पर किस किस की सरजनिश हुई या क्या हुआ? मेरी बात ये भी की चीजें आप कहती हैं तो चलें जी, अगर खान साहब को, इसलिए मैं उसके ऊपर, लेकिन आपको चलें खुद भी पता है कि आपके बहुत सारे लोग उस दिन नजर नहीं आए थे। लेकिन ये बताएं कि पीर को जो सुप्रीम कोर्ट में आप पिटीशन दायर करने जा रहे हैं कि अदालत बताए कि क्या सियासी जमातों को एहतजाज का हक है या नहीं, तो इस पे तो ऑलरेडी आइन भी बड़ा क्लियर है और खुद सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है। जिस दिन इनफैक्ट खान साहब ये लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे थे
थे, उस दिन भी अदालत ने यही कहा था कि बिल्कुल हर जमात को हक है वो आए, एहतजाज करें और वापस जाएं। सो इसमें आपको मजीद क्या क्लैरिटी, क्या वजाहत चाहिए सुप्रीम कोर्ट से? तो हमें तो क्लैरिटी और वजाहत है। हम सुप्रीम कोर्ट इससे जा रहे हैं कि जो हुकूमत है उसको क्लैरिटी और वजाहत आ जाए, क्योंकि हुकूमत तो क्लैरिटी और वजाहत अगर होती तो जो हालात आपने देखे थे पाकिस्तान में कल नहीं परसों, बड़े निहत्ते लोगों के ऊपर स्ट्रेट फायर गोलियां चला रहे हैं, जिस तरह की उन्होंने रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन हाल थी, इट वॉज अनबिलीवेबल। आप सलीम मांडवीवाला मेरे बेटे से दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, मेरा पुराना रिश्ता है, एक ही शहर के हैं, एक ही मोहल्ले के हैं। मतलब मैं आई वॉज शॉक्ड एट द वे कि ये जो सिंध के अंदर जिस तरह कराची में पुलिस ने किया है। मैं आपको वीडियोस भेज देता हूँ, मैंने ट्वीट की हुई है, आप देख लें। ये वीडियो दूसरी टीवी चैनल से भी चली है। स्ट्रेट फायर कर रही है पुलिस औरतों के ऊपर और 2 लोगों को गोलियां लगी। हम करने के हम तो एक, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के शायद उनको समझा सके। अच्छा चलिए, आप कहते हैं कि आपको क्लैरिटी है, आपको अपने लिए नहीं चाहिए, इनके लिए चाहिए, इनको समझाने के लिए। राइट, स्टे विद अस। मैं सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब आपसे जानना चाहूंगी, ये इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया है अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को परसों वो लेकर जाएंगे, और ना सिर्फ ये मामला बल्कि ओवरसीज वोटिंग का राइट खत्म करना, या फिर जो नैब में तरमीमी तरमीम आप लोगों ने कराई हैं उसके हवाले से भी वो कहते हैं अदालत का हम रुख करेंगे। तो आप समझ रहे हैं आज जिस तरीके से मरियम साहिबा ने भी बात की है और बार बार वो कह रही हैं कि जी अदालत सियासी लड़ाई से खुद को अलग करे, खुद को अलग करे। आप कहते हैं पीटीआई जो है वो असरअंदाज होती है अदालत पे, और वो ये कह रहे हैं कि आप लोग इस किस्म के बयानात देकर अदालत को इस चीज पर मजबूर करते हैं कि जानिबदारी का तासुर जाए। देखिए जी, पहले तो जो अली जदी साहब ने बात की वो बिल्कुल सही की। अगर पुलिस ने किसी किस्म की ज्यादती की है तो मैं भी उसके हक में नहीं हूँ, और मैं समझता हूँ कि किसी किस्म की ज्यादती ऑन अ पीसफुल प्रोटेस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और कहीं भी पाकिस्तान में अगर उन्होंने ज्यादतियाँ की हैं, आई डोंट सपोर्ट दैट एट ऑल। और मैं समझता हूँ कि ये ज्यादती की गई है, पीसफुल प्रोटेस्ट के साथ कभी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और हमने कभी खुद ये चीज़ें नहीं की। तो अगर ये की हैं तो आई डोंट सपोर्ट द गवर्नमेंट इन दिस इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट जाने का ताल्लुक है, देखें, एक तो मैं आपको बात बताऊं, मेरे ख्याल बिल को किसी ने सही तरीके से पढ़ा नहीं है। ओवरसीज की वोटिंग का राइट किसी ने ख़त्म नहीं किया, ये बिल्कुल गलत बात है। ओवरसीज हम जरूर कराना चाहते हैं, मगर उसमें कुछ इश्यूज हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि ये वोटिंग कैसे होगी और कौन ओवरसीज वोटर की डिस्क्रिप्शन कोई नहीं है। हु इज ओवरसीज वोटर? इज ही अ पाकिस्तानी? इज ही अ ड्यूल नेशनल? इज ही अ 100% फॉरेन नेशनल? कोई क्लैरिटी नहीं है हु इज एन ओवरसीज वोटर। और उसका वोट कहाँ रजिस्टर होगा, वो कहाँ वोट देगा, तो ये कोई क्लैरिटी नहीं है। बस ये है कि जी ओवरसीज वोटिंग। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी को इतराज नहीं है, किसी पार्टी को इतराज नहीं है कि ओवरसीज वोटर को ओवरसीज वोटिंग का राइट दिया जाए। हम बिल्कुल देना चाहते हैं, मगर उसका कोई तरीकेकार, उसका कोई सिस्टम पहले आपको बनाना पड़ेगा बिफोर यू से कि तो यानी अगले इलेक्शन में तो नहीं, लेकिन उसके बाद आप कहते हैं कि शायद पॉसिबिलिटी है, जैसे ईवीएम के बारे में कहा जाता है। देखिए, मैं कोई टारगेट्स नहीं दे रहा इस इलेक्शन में होगा, नेक्स्ट इलेक्शन में होगा। मैं कह रहा हूं कि एक ट्रांसपेरेंट लेजिस्लेशन होना चाहिए कि ओवरसीज वोटर कैसे वोट करेगा, यू नो, एंड हु क्वालिफाइज टू बी एन ओवरसीज वोटर अंटिल। और इलेक्शन कमीशन भी ये कहता है कि जी आप लेजिस्लेशन तो करें। आप कहते हैं जी आप बस ओवरसीज वोटिंग करवाएं, हम कैसे ओवरसीज वोटिंग कराएं? ना आप बताते हैं कि ओवरसीज वोटर कौन है, ना आप बताते हैं उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ना आप बताते हैं वो वोट कैसे देगा, आप कहते हैं जी वोटिंग कराएं। तो ये देखें, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है। इसको वेरी वैलिड पॉइंट। ठीक है, मैं शेख साहब आपकी तरफ भी आती हूँ। मैं पहले ये जो अभी सलीम मांडवीवाला साहब ने जी मुकम्मल कर लें, फरमाइए। तो जहां तक सुप्रीम कोर्ट जाने का ताल्लुक है, वो पीटीआई का राइट है, हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट है, उन कोर्ट्स जाना उनका राइट है, वो जरूर जाएं। मगर द पॉइंट इज कि वो उन इश्यूज पे जाएं जहां उनके साथ कोई इशू हुआ है। अगर बिला वजह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि दे कैन रिजॉल्व ऑल द इश्यूज दैट आर हैपनिंग।
तो अगर वो कोई टारगेटेड इशू के ऊपर जाए, अगर ज्यादती हुई है तो जरूर जाए, मैं समझता हूँ, मगर ऐसे सुप्रीम कोर्ट को अननेसेसरी पिटिशंस करना, उसका कोई हमने देखा रिजल्ट ही निकलता। तो अननेसेसरी पिटीशन का फायदा नहीं है। ठीक है अली जैदी साहब, ओवरसीज वोटर कौन है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? सलीम मानवी वाले का सवाल। थोड़ी सी सलीम भाई की दोनों बातों में क्लैरिटी, पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ और शुक्रिया भी उनका करता हूँ सलीम भाई ने जो बात की और पुलिस, जी बिल्कुल, पुलिस के हाथ दहशतगर्दी। सलीम भाई मेरे पे उन्होंने ना 780A की एफआईआर कर और मेरे घर पे छापे भी मार रही थी पुलिस के, घर को पड़ी दहशतगर्दी। तो आई मीन क्वाइट सैड के लिए जरूरत नहीं थी इन चीजों की। आज वो हमने बेल से ले ली, अल्लाह करेगा कि ऑल ऑफ अस वी लर्न अ लेसन एंड मूव फॉरवर्ड के लिए। अगर कोई भी पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है करने दें, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, गिरी पैदा होती है। वो बस पाकिस्तानी की डेफिनेशन एक लाइन में मैं दूंगा, जी बताइए, बड़े आसान तरीके से। जिसके पास नाइकॉप कार्ड है वो ओवरसीज पाकिस्तानी है, खत्म हो गया सर प्रॉब्लम क्या। अगर आपके पास नाइकॉप कार्ड नहीं है तो आप ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं है। अगर आपके पास नाइकॉप कार्ड है इसका मतलब नादरा के पास आपका डेटा है। अगर नादरा के पास आपका डेटा है, आपको पता होगा कि जी आपकी पाकिस्तान में कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका वोट रजिस्टर्ड है, कहीं ना कहीं से तो आप पाकिस्तान की बाहर गए होंगे ना। अगर नहीं है आपके पास नाइकॉप कार्ड तो आप ओवरसीज पाकिस्तानी कंसिडर नहीं होंगे। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गिव अप कर दी अपनी सिटीजनशिप और वो सिर्फ मूवमेंट, तो फिर वो ठीक है। चलें, ये आप कह रहे हैं कि जिसके पास नाइकॉप कार्ड है वो ओवरसीज पाकिस्तानी है और उसको वोटिंग राइट होना चाहिए। सलीम मानवी वाला साहब ये कहते हैं कि जी कोई तरीकाकार पहले वजह किया जाए कि कैसे ये वोटिंग होगी, तरीका क्या होगा, कौन होगा, कैसे जी 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 मेरा यदि साहब क्वेश्चन है, नाइकॉप कार्ड तो फॉरेन पासपोर्ट होल्डर जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है वो भी हैं, उनके पास भी नाइकॉप कार्ड है। तो क्या अ फॉरेन सिटीजन with a NICOP card will be allowed to vote in Pakistan? जी उनके जवाब से तो यही लगा है, वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने यहाँ पाकिस्तान की शहरियत छोड़ दी है, गिव अप कर दी है, जिनके पास नाइकॉप नहीं है वो वोट नहीं कर सकेंगे। दोहरी शहरियत कोई अगर अमरीकी है, कोई बरतानवी है, वो कर सकता है। यही उनकी तो बात कैसे कर सकते हैं? वो यूनाइटेड स्टेट्स में भी वोट करते हैं और वो पाकिस्तान में भी आके वोट करेगा। नेशनल आईडी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो ये कह रहे हैं ना कि दोहरी शहरियत हो गई ना, एक वो पाकिस्तानी भी है, उसके पास नाइकॉप भी कार्ड भी है, लेकिन उसके पास अमरीकी शहरियत भी है। जी ठीक है, चले इस पे आते हैं। मैं जरा कैसर अहमद शेख साहब को पहले शामिल गुफ्तगू कर लूँ। कैसर अहमद शेख साहब, आप दोनों की बात सुन भी रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मामलात अब खान साहब लेकर जा रहे हैं, वहाँ से आपको क्या उम्मीद है? क्योंकि इस वक्त PMLN का ये स्टांस है कि जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट को, आला अदालतों को जानिबदार बनाने के लिए ये किया जा रहा है और उनको दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है सियासी लड़ाई में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, ये तो बड़ी क्लियर है, खुद PTI भी कई बार कह चुकी है कि पार्लियामेंट जो है वो सॉवरीन है और जो असम्बली में कोई भी बिल पास होगा या जो अमेंडमेंट होगी उसका तल्लक सुप्रीम कोर्ट से तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ इंटरप्रिटेशन करनी है। तो ये तो मैं समझता हूँ बड़ी क्लियर और ख़ुद इनका यही स्टांस रहा है। अगर हर मामले में अगर जो भी पार्लियामेंट का प्रीरोगेटिव है, जो उनका प्रीव्यू है, अगर आप उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे तो इससे तो मसले हल नहीं होंगे, बल्कि आप अपने इदारे को जो असम्बली और सेनेट है उसको ही आप ऐसे कर रहे हैं जैसे कि बेअमली है, वो कुछ स्टेप ही नहीं ले सकते। पहले इन्होंने पास करवाया, हम तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए ना, पहले इन्होंने ओवरसीज जो सिटीजन है उनका पाकिस्तानी उनका वोट भी करवाया और वोटिंग हुई वहाँ पे। हम सुप्रीम कोर्ट में तो उसको लेके नहीं गए और अभी ये क्यों कह रहे हैं कि उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं? जी बिल्कुल भाई, आप दुरुस्त कह, बहुत सारा एक दिन में सारा कुछ हो गया और हम चीखते चिल्लाते रह गए वहाँ पे असेंबली में और जो मुश्तरका इजलास था। तो बात सुनिए कि ये इस तरह कोई ना कोई तो हमें लाया अमल बनाना पड़ेगा सबको मिल के। इस तरह मुल्क तो नहीं चल रहा ना, हमें चार्टर ऑफ इकानमी भी करना है और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी करना है। एक लाया अमल बनाना है जिसके अंदर रहते हुए तमाम पार्टियाँ फेयर इलेक्शन की तरफ चले जाएँ और सब उसको माने, नहीं तो अदरवाइज तो ये एक
एक बात पे अगर इख्तलाफ रहेगा तो कहीं ख़त्म नहीं होगा और उससे कोई मसले का हल नहीं निकलेगा। इस वक्त मैं आपको बताऊं ना सादिया, सबसे बड़ा मसला तो इकानमी का है। जब हम जो हमारी मुल्क की सूरत हाल है, हम सबको मिल के इधर आना है, इनका तवज्जो करनी है और फिर इलेक्शन की तरफ जाना है। मुझे ये नहीं लग रहा अगले इलेक्शन अगर 4-6 महीने में होते हैं, वहां तक हमारी इकानमी की सूरत हाल क्या रहेगी। अगर हमने मिल के कोई लाया अमल ना बनाया तो वहां तक क्या हम डिफॉल्ट हो जाएंगे या हमारी हुकूमत अपनी जगह पे, यानी हमारी इकानमी आप सही कह रहे हैं, बड़ी सस्टेन कर सकेगी इन हालात बात कर रहे हैं। लेकिन मसला वही है कि हम अनफॉर्चुनेटली इस पर कोई मुत्तफिक नहीं है। जो भी हुकूमत में आता है वो कहता है माजी की हुकूमतें जो है वो बुरा हाल करके चली गई हैं, हम सीधा करेंगे। ऑपोजिशन की तरफ से इल्जामात लगते हैं, वही अभी भी हो रहा है। आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात की, अब उसको यकीनी कैसे बनाना है, अगेन उस पर बड़ा एक सवालिया निशान है। अली जैदी साहब, 6 दिन के बाद मैं दोबारा आऊंगा और इलेक्शन अगर अनाउंस ना किए इस हुकूमत ने, तो वो तो इमरान खान साहब कह रहे हैं नहीं करेंगे। मरियम औरंगजेब साहिबा ने इमरान खान साहब के सवाल के जवाब में आज कह दिया कि हम नहीं करेंगे, बल्कि डेट भी दे दिया कि अगस्त 2023 में होंगे इलेक्शंस। तो फिर आप क्या करेंगे 6 दिन के बाद यहाँ आकर? We'll cross the bridge when we come to it. But still, कुछ तो स्ट्रैटेजी होगी, लाइक इस टाइम बैठ जाएंगे घर में। यहाँ फोन पे बताना कि नहीं, टीवी पे बता दें कि नहीं, तो देखा बात। अच्छा, अभी कोई स्ट्रैटेजी टीवी पे बताता है अपनी। अच्छा, आपको सिर्फ बता दिया कि हम ये करने जा रहे हैं। नहीं, अभी वो जो कह रहे हैं भरपूर तैयारी के साथ आएंगे, भरपूर तैयारी के साथ मुराद है कि इस दफा वाकई लोगों को लेकर आएंगे या क्या? पहले भी ला रहे थे, डंडे मारते यार और के बच्चे। जी, सलीम मानवी वाला सब कुछ कह रहे हैं आपसे। मैं कह रहा हूं, आप अली को क्यों फोर्स कर रही हैं कि वो स्ट्रेटेजी बताएं अपनी? बिल्कुल, मैं कभी भी नहीं। अच्छा, चल मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आते हैं तो हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आज जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म की तो वहीं पर हमाद अज़हर को कहा कि इकॉनमी के हवाले से ज़रा आवाम को बताएं। तो हमाद अज़हर साहब ने इस वक्त जो चीज़ें आवाम के सामने आज रखी, बड़ी लंबी चौड़ी वो फहरिस्त थी और इस हुकूमत ने क्या क्या किया है पिछले ही चंद दिनों में, उसके हवाले से बताया। वो कहते हैं कि जी, एक तो इस हुकूमत की वजह से रुपए का फ्री फॉल शुरू हो गया है। ग्रोथ रेट हमारे दौर में अगले साल तक 6 से 7% तक एक्सपेक्टेड था, लेकिन अब इस हुकूमत ने इकॉनमी का भट्टा बिठा दिया है। ये भी कहा कि कोलैप्स होने वाली है पाकिस्तान की मईशत। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो कम हो गए हैं। यूरो बॉन्ड कहते हैं कि जी हमारे दौर में 6% पर ट्रेड करता था और अब 25 से 30% पर ट्रेड कर रहा है। और श्रीलंका में जो हालात हुए वहां पर यूरो बॉन्ड जो है वो 45% पर ट्रेड कर रहा था, तो कोलैप्स के करीब आप लेकर चले गए हैं। ऑयल प्राइसेस बढ़ा दी हैं और साथ ये भी कि हम रशिया से सस्ती गैस और ऑयल 30% कम कीमत पर खरीदने जा रहे थे और इस हुकूमत ने सब मईशत का सत्यानाश कर दिया है। सलीम मानवीवाला साहब, ये एक चार्जशीट जो है वो इन्होंने आज किया है। आज ये आपकी हुकूमत के हवाले से बताया है कि आपने कुछ ही दिनों के अंदर ये मुल्क का हाल किया। अच्छा, अब आप देखें, मैं आपको बताऊं, हमाद साहब इज लाइक यंगर ब्रदर, तो उनके फादर से भी मेरे रिलेशनशिप हैं, मगर जो देखें वो बातें कर रहे हैं ना, वो बड़ी लाइक डिसइंफॉर्मेशन है। 1 महीना हुआ है इस गवर्नमेंट को आए हुए और वो पूरा महीना रमजान का था। 185 पे डॉलर इनका आ चुका था। जो ये बातें कर रहे हैं कि जी पेट्रोल प्राइसेस की, वो भी पेट्रोल प्राइसेस इन्होंने रोक दी बढ़ने से। जो आज आप 30 रुपए देख रहे हैं, ये बढ़ जानी चाहिए थी 2 महीने पहले, और उसके बाद फर्दर एक 30 रुपए और बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि व्हाट वाज रिक्वायर्ड एज पर इंटरनेशनल प्राइसेस 80 रुपीज इंक्रीज रिक्वायर्ड था। तो अगर आप प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे तो वो तो तकरीबन 1 बिलियन 100 बिलियन का शॉर्टफॉल है हर महीने।
जस्ट ऑन पेट्रोल सब्सिडी। तो देखिए हमाद साहब की बातें जरूर हैं, मगर द फैक्ट इज कि एक महीने में तो ये सारा कुछ टर्न अराउंड नहीं हो सकता ना, कि एवरीथिंग कोलैप्स्ड इन 1 मंथ एंड एवरीथिंग वाज वेरी। फिर मांडवी वाला साहब एक सवाल, ठीक है चले अग्रीड, आपकी सारी बातें समझ में आ रही हैं, लेकिन फिर मांडवी वाला साहब उस वक्त ऑपोजिशन आपकी पार्टी महंगाई के खिलाफ मार्च क्यों कर रही थी? उनका नून लीग का महंगाई मुकाओ मार्च क्यों चल रहा था? मान लेते हैं कि इनको इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से प्राइसेस बढ़ानी चाहिए थी यहां पे भी। देखें मैं आपको बताऊं सादिया, ऑपोजिशन तो ये करेगी ना। देखें ये आप एक्सपेक्ट करती हैं कि ऑपोजिशन विल स्टे क्वाइट ऑन महंगाई। सेम थिंग पीटीआई विल डू व्हेन, जब महंगाई हमारी इनकी गवर्नमेंट में बढ़ेगी, प्रेजेंट गवर्नमेंट में बढ़ेगी, तो पीटीआई विल डू द सेम। तो महंगाई पे तो व्हाट डू यू वांट टू से कि ऑपोजिशन शुड जस्टिफाई द महंगाई? दे विल नॉट, दे विल ऑब्वियसली प्रोटेस्ट। नहीं, मैं ये कह रही हूँ, आज आप कह रहे हैं ना कि इनको उस वक्त प्राइसेस बढ़ानी चाहिए थी इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक, या जो आईएमएफ के साथ इनकी शराइत थी उनको पूरा करना चाहिए था, नहीं किया, सब्सिडी दे दी। तो अगर उस वक्त तो आप ये कहते थे कि ये बढ़ा रहे हैं कीमतें, उस वक्त तो आप कहते थे कि आईएमएफ से जाकर पता नहीं वो मुल्क को सरेंडर करके आ गए, गिरवी रखवा के आ गए आईएमएफ के पास। वो तो शौकत तरीन साहब ने खुद कहा था हमारी कमेटी में आके कि हफीज शेख साहब तो ऐसा एग्रीमेंट करके गए थे कि हमारा सत्यानाश कर गए थे। वो तो उन्होंने जाके दोबारा रीनेगोशिएट किया और उन्होंने जाके टर्म्स सॉफ्ट करवाई आईएमएफ से। ये तो उन्होंने खुद एडमिट किया है, टेलीविजन पे एडमिट किया है, और हमारी सेनेट फाइनेंस कमेटी में आके एडमिट किया है, हमें ब्रीफिंग दी है उन्होंने। तो मेरा देखें, आई एम नॉट इनटू ब्लेम गेम, बट मैं ये चाह रहा हूं कि देखें अभी इन्होंने 30 रुपए बढ़ाए तो इनको फेस करना पड़ेगा ना, ये और भी आगे बढ़ाएंगे तो इनको फेस करना पड़ेगा क्रिटिसिज्म। मेरा कहने का मतलब है क्रिटिसिज्म तो होगा, बट द फैक्ट इज कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो आपने करनी है ना एट एनी कॉस्ट। तो चाहे ये गवर्नमेंट हो, चाहे कल कोई और गवर्नमेंट आए, they have to face this, because if you don't face it you are putting the economy in danger more। तो या आप पॉलिटिक्स कर लें या आप इकोनॉमी चला लें, बाज़ दफा दोनों नहीं चलती, और अगर आप दोनों चलाने की कोशिश करेंगे तो एट टाइम इट विल हर्ट द कंट्री। तो मैं आई एम नॉट इनटू ब्लेम गेम हियर हो रहा है। कैसर अहमद शेख साहब, ये इकोनॉमी के हवाले से भी ठीक है, गॉट योर पॉइंट। ये इकोनॉमी पे आप जिस तरीके से शेख साहब, अब आपकी हुकूमत ने ऑब्वियसली 30 रुपए फी लीटर बढ़ाया है ऑयल, पेट्रोल, डीजल, इस पर ऑब्वियसली एक रद्द अमल तो आएगा, और जैसे मांडवी वाला साहब ने कहा इस पर ऑपोजिशन, इस पर पीटीआई करेगी भी। तो आपके पास इसका हल क्या है? या जो आज जिस तरीके से आपकी हुकूमत ये बता रही है कि जी हम तो अगस्त 2023 में ही इलेक्शन होंगे तो ही पीटीआई तब तक वहाँ का इंतज़ार करे, तो अगस्त 2023 तक मुल्क का या मुल्क की मईशत का क्या हाल करेंगे? संभाल लेंगे आप जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं? सादिया, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखिए, सलीम मांडवी वाला से मैं मुतफिक हूँ, कम्प्लीटली मुतफिक हूँ। हम ब्लेम गेम में पड़े रहेंगे तो बहुत से पॉइंट हैं जो कुछ ये हुकूमत छोड़ गई है। ये तो फिगर्स है कि अप्रैल से पहले 39, पिछले 10 महीने में 39 बिलियन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का फ़र्क आ गया। रुपया हम छोड़ के गए थे 115, 189 पे इन्होंने छोड़ा, और बावजूद के पाकिस्तानी रुपया डिवैल्यू किया तब भी एक्सपोर्ट तो बढ़ी नहीं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट गैप का सबसे ज़्यादा हो गया। इस वक्त जो गैप है वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं रहा। 10 महीने में 39 अरब डॉलर, और फिर इन्होंने कहा था हम करंट अकाउंट को ठीक करेंगे, वो आप देखिए कभी 10 महीने में 13.5 अरब डॉलर हो गया। अब मैं ब्लेम गेम में नहीं पढ़ना चाहता, मेरे पास बहुत से पॉइंट है मैं, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब की कल की तकरीर, जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे तब भी उन्होंने यही कहा था, आइए हमारा मुल्क इस वक्त बड़ी बुरी हालात में है। ये आज से 4 साल पहले की, 3.5 साल, पौने 4 साल पहले की बात है कि उन्होंने एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन कहा कि आइए बैठिए, हम इकानमी के ऊपर बात करें और चार्टर ऑफ इकानमी करें। कल उन्होंने अपनी तकरीर में दोबारा कहा कि इस वक्त, और मैंने प्राइम मिनिस्टर को अप्रिशिएट किया, उनको व्हाट्सएप भेजा मैसेज, मैंने उनको अप्रिशिएट किया कि आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि इमरान खान साहब तो कहते थे हम हाथ ही नहीं मिलाते अपोजिशन में। अब पहली बात तो ये, ब्लेम गेम को छोड़ के इस वक्त सब बैठे, मुल्क में मुल्क कैसे
बचता है। हमारा मुल्क यकीनी तौर पे बहुत ही बुरे हालात में है। और देखिए इस महीने में तकरीबन $2 अरब का या $1.5 अरब का करंट अकाउंट बिल्कुल बुरे हालात में है, लेकिन ऐसे में जो हुकूमत की तरफ से या जिस तरीके से कल उन्होंने एक रिलीफ पैकेज बोला कि 1,40,00,000 गरीब घरानों को माहाना 2,000 का वजीफा मिलेगा, इस किस्म की चीजें क्या मदद देती हैं? इनसे कोई फर्क पड़ेगा? जी वो तो देखिए वो ज़रूर पड़ेगा। देखिए ना, जो गरीब इंतहाई गरीब हैं होना ये चाहिए कि अमीर आदमी को, मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ, अमीर आदमी ज़्यादा टैक्स दे, उसको टैक्स लगाए। लोगों ने पिछले 2 सालों में ना कोविड में बहुत कमाई की है, पूरी दुनिया में भी अमीर तर हो गया और पाकिस्तान में भी। तो हमें पहले हमने टैक्स का रेट 35 से 28 किया है। हमें चाहिए, देखिए हमें पैसा, गरीब आदमी तो पिस गया है, उसकी तो तनख्वाह है, वो तो रुपए में लेता है और सारी चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं डॉलर में। वो तो बेचारा 115 से लेके आप आज 200 पे ले आए हैं डॉलर को। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखिए आज हम, मुल्क तो हम सब का है ना, इमरान खान का साहब का भी उतना ही मुल्क है जितना कि मियां शहबाज शरीफ का साहब का है। तो आइए, हमारे इस वक्त मकान को आग आज वो यही बता रहे थे कि जी हम सही करके गए मैशत को और इस हुकूमत की वजह से। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, आप दोनों ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। इनफैक्ट सलीम मानवी वाला साहब ने भी यही कहा कि जी ब्लेम गेम के लिए बहुत इश्यूज हैं। आप भी सही कह रहे हैं कि और बड़े इश्यूज हैं जिन पर सियासत की जा सकती है। शेख साहब, हल जरा बताइएगा, अगर खान साहब जिस तरीके से नहीं इस मामले पर बैठते, जिसका हमने पहले भी अभी जिक्र किया है, और ये 6 दिन के बाद वापस आते हैं या यहाँ पर धरना देते हैं, तो क्या सूरत हाल बनती देख रहे हैं आप? जी मैं बड़ा वादे तौर पे देख रहा हूँ, खान साहब के पास क्योंकि और एजेंडा नहीं है। खान साहब ने डिलीवर तो किया नहीं, उन्होंने जो भी वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। वो यही बार बार धरनों की और ये मार्च की सियासत कर रहे हैं। ये वक्त नहीं है, हम करेंगे मार्च की भी कर, इलेक्शन में अपने अपने लिए अपनी बात करेंगे और हर जिसको ज़्यादा वोट, फेयर इलेक्शन होना चाहिए, उनको उनके मुताबिक उनको जो पसंद हो, वो जहाँ वो एग्री करें, उस तरह मैं समझता हूँ उनको मौका देना चाहिए कि फेयर और क्लीन इलेक्शन हो, जो इनको तमाम पार्टियां एक्सेप्ट कर लें। आज इंडिया में इलेक्शन होते हैं, हारने वाला अपना कबूल करता है, जीतने वाला। हमारे यहाँ रोज़ हर इलेक्शन में कोई ना कोई ऑब्जेक्शन होता है। सबसे पहले तो हमें इलेक्शन फेयर का ज़रूर यकीन दहानी करानी चाहिए। लेकिन ये अगर कहें ना कि ये एजुटेशन से ये मसले का हल निकाल लेंगे, ना तो अभी इस वक्त का वक्त है। कल प्राइम मिनिस्टर ने मेरे व्हाट्सएप के जवाब में उन्होंने कहा कि यही वक्त की ज़रूरत है कि हम आपस में मिल के बैठें। और देखिए ना, पहले ये हुकूमत में थे तो नहीं बात सुनते थे, हम हुकूमत में हैं तो ऑफर कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं इनसे कि मुल्क को संभालें, मुल्क आपका भी है हमारा भी है। क्या होगा, 2-3 महीने और एजुटेशन में गुजर जाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं हैं। हमें समझना चाहिए कि हम तो धक्के खा रहे हैं। और आपने हल पूछा ना, हल क्या है? देखिए हल तो बहुत आसान है, हम सारी दुनिया में एग्जैक्टली क्योंकि अब आप IMF के पास जो उनकी शराइत आप कहते हैं इन्होंने मानी थी और वापस आके पूरी नहीं की, और अब वो कहते हैं कि जी सब्सिडी हटाने का मुतालबा किया और ये पैसे बढ़ाने का, कीमतें बढ़ाने का मुतालबा किया, जो आप लोग पूरा कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली अवाम उसका बोझ बर्दाश्त करे। अली जैदी साहब, मैं आपसे ये बात कह रहा था कि एक्सपोर्ट बल्कि अगस्त 18 में 24.7 बिलियन, कितने में छोड़ी? 31 बिलियन। रिजर्व क्या था, कितने में छोड़ा? बिफोर द ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 17 बिलियन तक पहुंचा हुआ था। लो जनाब, टैक्स कलेक्शन कितना था? 3 ट्रिलियन, और कितने पे लेके गए? 6.1 ट्रिलियन। जीडीपी ग्रोथ सारी दुनिया दिखा रही है, भी आपको समझ आ गई, 6% पे पहुंच गई। हर चीज जब ठीक ही जा रही थी, और कोविड के बावजूद 2.5 साल गुजारने के बावजूद, तो ये सारा तमाशा करके जिन्होंने बेड़ा गर्क किया, अब इसको जस्टिफाई करने का तो कोई सुख नहीं बनता। तो तक आपने बात की कि बैठ के बात करें जी। सारी दुनिया के करप्शन के केसेस इधर बने हुए हैं, बेड़ा गर्क हुआ है हर चीज के ऊपर। आप वो GITs पढ़े, को क्या इन्होंने नहीं किया इस मुल्क के साथ? ये किस बात की इकोनॉमी? ये इकोनॉमी ठीक करनी है। जरदारी साहब ने उस दिन कहा कि आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन चाहिए, ले आए पैसे। आज $2 बिलियन दोनों, शहबाज खानदान और जरदारी खानदान, तो 4 बिलियन तो यही आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं तो सिर्फ 10% मंगवा रहा हूँ वापस। तो ये तो तबाही है, इन्होंने खुद की भी है। आगे कैसे इकोनॉमी ठीक करेंगे? जो ब्यूरोक्रेसी में चेंजेस ला रहे हैं, जो FIA में ला रहे हैं, जो FBR में ला रहे हैं, वो कौन से लोग लगा रहे हैं? मेरा कहने का मकसद है, इस तरह के हम इनको लेजिटिमेट मानते नहीं है जो उन्होंने हरकत की है, तो हम कैसे इनके साथ बैठ जाए? अच्छा, ये अब जिस तरीके से नए चेयरमैन नैब के लिए जो नाम आ रहा है,
फॉर्मर जज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मकबूल बाकर साहब का, उनकी तो बड़ी अच्छी शोहरत रही है, पीटीआई वाले भी उनकी तारीफ करते हैं, तो उन पे तो आपको एतराज वैसे नहीं होना चाहिए? जी, मुझे उनके नाम पे वैसे तो कोई एतराज नहीं है, मेरे ख्याल में बड़े वो अच्छे शरीफ आदमी हैं, लेकिन नैब की ऑर्डिनेंस में सारी तरमीम कर देंगे तो फिर वो एक लेम डक सब बंदा नैब का चेयरमैन बना दें तो फिर क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, तो आप किस तरीके से इस चीज़ को देख रहे हैं? क्योंकि अब जो आपने डिसाइड किया है, नैब का मामला है, जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आप लोग जाना चाहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जाना चाहते हैं, अगेन फिर एक लंबा साइकिल वही हम अदालतों के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर देख रहे होंगे और फिर इंतजार में रहेंगे और फिर इसी असना में हुकूमत कहेगी जी देखो साल पूरा हो गया, अब तो जैसे आज मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा अगस्त 2023 तक इंतजार करें, इलेक्शन तभी होंगे, तब तक ये केसेस चलते रहेंगे। और मरियम औरंगजेब की बातों को भी आप सीरियस लेने लग गई हैं। क्या करें, हुकूमत की तर्जुमान है ना। ले वो उनकी तर्जुमान रहने देना बस। नहीं, बट मुझे बताएं कि आपको लगता है कि ये जल्द से जल्द फैसले हो सकते हैं जैसे आप लोग मांग रहे हैं इलेक्शन अगले? बात की समझ में नहीं आती मुझे, इस बात की समझ में नहीं आती मुझे, ये समझ में नहीं आती कि देखिए मैं आपको बताऊं सादिया इशू क्या है। फॉरगेट अबाउट पॉलिटिक्स, एक मिनट के लिए मुझे आपसे समझने के एक तजियाकार को आपने लिया हुआ है। मैं बिल्कुल पीटीआई से हटके और पीपल्स पार्टी से और नून लीग से हटके बात है। यहाँ पता है आपको क्या हो रहा है इस मुल्क में? इस मुल्क में इस वक्त है वो वॉर की जबान में कहते हैं, मिलिट्री जबान में वो कहते हैं नोशंस ऑफ विक्ट्री। मैं आपको बताता हूँ ना, अभी है इल्यूजन्स ऑफ विक्ट्री। अच्छा, जरदारी साहब समझ रहे हैं और बिलावल ने खुद कहा कि जी सारा गेम तो बिलावल हाउस में हुआ था। वो समझ रहे हैं कि जी इनके साथ पीटीएम के साथ मिलके तो हमने इमरान खान को गिरा दिया है और इनको वजीर आजम बना दिया है और मुश्किल इनको रख दिया, साथ मुस्ता टाइप लोगों को बना दिया है, फाइनेंस मिनिस्टर बाकी वजारतें उन्होंने रख ली हैं। वो समझ रहे हैं ये संभाल नहीं सकेंगे तो वो जीत गए आराम से। ये समझ रहे हैं नून लीग वाले, खासतौर पर शहबाज शरीफ और उसका शरीफ खानदान, कि ये जी नैब को सब चेंज चूंज करा के अपने बिल वो हटा लेंगे और इन हाउस चेंज करके इन्होंने ये जीत के वजीर आजम बन गए। ये समझ रहे हैं ये भी जीत गए। बाकी लोग समझ रहे हैं कि जनाब अब पाकिस्तान का तो बाहर जो बैठे हुए हैं, आप देखें 2 महीने पहले इस मुल्क में OIC कॉन्फ्रेंस हुई थी, सारे इस्लामी मुमलिकत फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने उससे खिताब किया था, हिस्टोरिकल डे था, 22 मार्च को हुआ था। कितने दिन हुए उसको? अमेरिका बहादुर समझ रहा है कि जी एक इमरान खान जो एक पूरा शायद एक उनके दिमाग में कि जी वो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक ब्लॉक बनाने की बात कर रहे थे, उसको हमने फारिग कर दिया, वो समझ रहे हैं वो जीत गए। अच्छा, हर आदमी समझ रहा है कि वो जीत गया है, मुल्क का बेड़ा गर्क होता चला जा रहा है। ये इल्यूजन ऑफ विक्ट्री आप कह रहे हैं? ओके, फिर इसके बाद आगे बात करेंगे। अच्छा, इल्यूजन ऑफ विक्ट्री जो है ना ये खत्म हो जाए। पहले मैं शेख साहब एक बात बताइए, आज इमरान खान साहब ने कहा ये सारी चीज़ें जो अली जैदी साहब बात कर रहे हैं कि वो कहते हैं खान साहब के मुल्क बचाने का ठेका सिर्फ हमने तो नहीं लिया हुआ, इदारे क्या कर रहे हैं, इदारों को भी देखना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? ऑब्वियसली वो कह रहे हैं कि जी सिर्फ और सिर्फ एक सियासी जमात नहीं, बाकी हुकूमत जिस तरीके से चल रही है, जैसे चलाया जा रहा है, किसी की भी ईमा पर या किसी की भी साजिश से, जैसे कि इमरान खान साहब शुरू से इल्ज़ाम लगाते आ रहे हैं, इस पर वो इदारों से डिमांड कर रहे हैं कि वो अपना किरदार अदा करें। देखिए सादिया, इदारों का उन्होंने सही कहा है, हमारे मुल्क में सबको किरदार अदा करना है, इदारों को भी, जुडिशरी को भी। देखिए इस वक्त मुल्क में बार बार आपको कह रहा हूँ, जो भी ज़रा भी इकानमी को समझता है वो देख रहा है कि हमारा मुल्क की किश्ती तो डूब रही है। सबसे देखिए इदारों का सबका हमको मिल के तमाम जितने भी जो भी मैटर करते हैं उन लोगों को बैठ के अपने सबसे पहले मुल्क बचाना चाहिए। अच्छा, आप कहते हैं जुडिशरी तो इसमें यानी फौज भी, लेकिन वो बार बार हम कहते हैं कि बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसमें वो नहीं आना चाहते, वो कहते हैं कि न्यूट्रल हो गए। खान साहब कहते हैं हम न्यूट्रल ना रहें। नहीं, मैं उनसे एग्री करता हूँ। मेरे ख्याल में देखिए इस वक्त न्यूट्रल रहने का कोई कंसेप्ट मेरे ख्याल में, मेरी जाती राय है, इस वक्त हमारा आप खान साहब से एग्री करते हैं कि न्यूट्रल को न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए? जो मदद करते मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं कहता हूँ कि वो अपना रोल प्ले करें, आज न्यूट्रल नहीं हो सकते वो। अच्छा, ये तो कमाल हो गया। सुन रहे हैं हम सबका अपना सब
हम सब का किया धरा है, हम सब इसके जिम्मेदार हैं, चाहे उसमें बिजनेस कम्युनिटी हो, मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूं, मैं उसको कहता हूं, चाहे जुडिशरी हो, चाहे हमारी अदलिया ये अपना हमारे एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे हमारी पार्लियामेंट हो, हम सब ने कोई अच्छा रोल नहीं प्ले किया। हम सबको इस वक्त मुल्क को बचाने के लिए जो रोल कर सकता है, आइए बैठिए। इस वक्त ये कहना कि हम बैठते नहीं हैं, हम किसी अपोजिशन लीडर से हाथ नहीं मिलाएंगे, वो भाई करोड़ों लोग उनके साथ हैं, करोड़ों लोग आपके साथ हैं। देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी का सबसे ज्यादा उनका हिस्सा बनता है, लेकिन ये वो कह रहे हैं आप पे केसेस बने हुए नहीं है। वो कह रहे हैं आपकी पूरी कैबिनेट जो है उस पे केसेस बने हुए हैं, क्रिमिनल केसेस जो हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कल कह दिया कि क्रिमिनल केसेस जो हैं कैबिनेट के अगेंस्ट वो चलने चाहिए, वो नहीं रुकने चाहिए। वो ठीक है, चल, मैं भी यही कहता हूं चलने चाहिए, जो सही है बात हो तो उसमें कौन इनकार करता है, लेकिन केसेस का फैसला तो जुडिशरी ने करना है ना। केसेस बने हुए हैं, फैसले करें, जब तक फैसले नहीं होते अनटिल प्रूवन गिल्टी तो वो उनको आप नहीं कुछ कह सकते ना। बहरहाल मेरा इस वक्त ब्लेम गेम में मैं फिर कहता हूं हम किसी को भी नहीं पढ़ना चाहिए। हम सबको सबसे ज्यादा तो हमने ब्यूरोक्रेसी का है, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने हमारे यहाँ जो सुर्ख फीता रखा है ना मुल्क में, उससे बाहर का कोई बंदा यहाँ पैसा लेके आने को तैयार नहीं है। मैं एज अ बिजनेसमैन आपको बताता हूँ, और हम जो जिसके पास पैसा है भी ना मुल्क में, वो भी लेके बाहर जा रहा है इन हालात में। इन हालात में अगर मुल्क खुदा ना खास्ता मुल्क को कुछ मईशत को किश्ती उसकी डूब गई तो कौन सियासत करेगा और कौन सा इलेक्शन, किस इलेक्शन की बात है। मैंने एक प्रोग्राम में ये कहा है कि हमारा जो मरीज हम पाकिस्तान इस वक्त वेंटिलेटर पे है, हम उसके मरीज के शादी के दिन मुकर्रर कर रहे हैं कि कब शादी होनी है, कब हम उसका निकाह करेंगे। इस वक्त तो एक ही बात होनी चाहिए, हम किसी को कुछ नहीं कहते, हम सब बीच में मोरद इल्जाम है। हमने क्या रिजल्ट दिया? देखिए 75 साल में 1900 मैं कहता हूं, बड़ी जबरदस्त आपने बात की अली जैदी साहब, बड़ी खुशगवार है। तो ये मुझे शेख साहब की बात सुन के, नून लीग के एमएनए हैं और वो कह रहे हैं कि जी खान साहब की बात से मैं अग्री करता हूं, और यहां तक आपकी बात से, आपके मौकफ से अग्री कर रहे हैं कि न्यूट्रल्स को न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए। मैं जी शेख साहब मैं कहता हूँ उनका इस वक्त रोल बनेगा, उनका रोल जरूर, क्योंकि एक जमाने में मैं कहता हूँ ठीक है जी, बिल्कुल आपका नुक्ता आ गया जी जैदी साहब। हमारी जमातें भी थे और इवन जब अभी भी जब ये एमएनए थे जी और मैं वजीर था, तो एक कमेटी है मेरी टाइम की कमेटी जो नेशनल असेंबली की थी, उसमें कैसर शेख साहब और दो के ऑपोजिशन लीग की जमात के थे, यानी कि नून लीग के एमएनए थे और मैं वजीर था। इनका किरदार बड़ा पॉजिटिव और इन्होंने मेरी हमेशा बड़ी हेल्प की है और हमेशा अच्छी गाइडेंस दी, और जो भी हमने बिल्स लाए थे कोर्ट्स के अंदर और एक्ट्स को ठीक करने के लिए, मैं आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट कीजिए कैसर शेख साहब ने हमेशा हमें हमेशा सपोर्ट किया, रीजनेबल बात की, और जब किसी चीज को अपोज भी किया तो एक रीजन से अपोज किया, सामने और डिस्कशन के ऊपर आए और डिस्कशन हुई, ठीक है, कभी उनकी ठीक हुई कभी हमारी ठीक हुई, बट बड़ी रीजनेबल बात है की। तो मैं इस टाइम को खराज तहसील भी करता हूँ, शुक्रिया भी करता हूँ और अप्रिशिएट भी करता हूँ। तो उन्होंने बात अच्छी की है। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि जो भी बात करे, देखिए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक चीज होती है, उसमें 100 फर्क आ सकते हैं, लेकिन जब नेशनल इंटरेस्ट आ जाता है ना, फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सेकेंडरी होती है। मुल्क के लिए तो ना नून लीग ने पॉलिटिक्स करनी है, ना पीटीआई ने करनी, ना पीपल्स पार्टी ने करनी है। अगर मुल्क कोई नुकसान हो जाए फिर तो अल्लाह खैर से नहीं करे ना। तो पॉलिटिकल ये डिस्कशन अच्छी है, लेकिन ये बात भी उनकी अच्छी है, वो कहते हैं केसेस चले। तो मैं आजिज़ाना गुजारिश करूंगा, किसी के ऊपर भी हो जवाब देना, यानी कि कोर्ट्स को फिर कोर्ट से भागे नहीं, फेस द म्यूजिक। अच्छा, लेकिन इस पे देखिए ठीक है, बट अली जैदी साहब इस पे फिर आपको भी सुप्रीम कोर्ट जब ये कहती है, ऑब्वियसली खुद नोटिस लेते हैं, सो मोटो नोटिस लेते हैं इस सारे मामलात पे कि जी ट्रांसफर पोस्टिंग्स हो रही हैं या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मुबैना तौर पर अगर हो रही है, उन्होंने खुद नोटिस लिया, तो फिर आपको भी इस मामले पे आला अदालत पे यकीन होना चाहिए कि जैसे आप बाकी चीज़ों पर अदालत पे यकीन करते हैं कि ठीक है, फिर कैबिनेट के अगेंस्ट जो क्रिमिनल केसेज हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट खुद देख रही है, पता चल जाएगा वो कैसे गलत हो सकते हैं, चल रहे हैं अप्रिशिएट ना करने वाली बात क्या है। बेल नहीं को, तो वो जिस तरह का रवैया उनका था, उन्होंने मुझे कहा कि जी आपको मतलब
तो उन्होंने मुझे बेल दी और जो भी उन्होंने बात की मैं सबके सामने ही वोटे मैंने तो बाहर आके उनका शुक्रिया अदा किया। मैंने अपने ट्वीट में भी किया कि देखें उन्होंने एक बिल्कुल जेन्युइन बात क्या होती है, आपको पता चल जाता है कि जेन्युइन क्या है, कोई साइंस नहीं होती। लेकिन जब वो जस्टिस अगर नहीं आ रहा तो फिर ये नहीं हो सकता कि आप सही को गलत बोल रहे हैं और गलत को सही बोल रहे हैं और बोल देने के नीचे मेरा मौकफ है कि वो गलत। ठीक है, चले मुझे एक क्विक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अभी ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि ऑब्वियसली इकॉनमी को लेकर और मुल्क के जो बाकी मामलात हैं उस पर सबको बैठना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने भी कल ये बात की। कैसे शेख साहब एक चीज़ फरमाइएगा कि हम हमेशा देखते हैं, मुल्क की हमारी ऑब्वियसली हिस्ट्री रही है कि एक तो वो चीज़ें डायलॉग होते हैं जो सामने हो रहे होते हैं, पता चलता है कि जी आज मीटिंग हुई, ये बातें हुई, ये फैसले हुए, ये कमेटी बना दी गई, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो पसे पर्दा तय कर ली जाती हैं। उसमें बताएं कि क्या वाकई आपकी जमात के या फिर PTI के या मुक्तदर हलकों के साथ कोई मुज़ाकरात इस पर चल रहे हैं, जैसे कि आज सादिक साहब का नाम आया उस दिन, ख़ास तौर से जिस दिन इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद पहुंचे? सादिया, मुझे जहाँ तक मेरा तल्लुक है मुझे ये पता नहीं है। हमारी पार्टी की भी चंद जो इनर कैबिनेट होती है उसको कह लें या इनर सर्कल होते हैं, तो ज़्यादातर ये बातें उन्हीं को पता होती हैं। तो ये तो अंदाज़े ही हैं, आप भी अंदाज़े कर रहे हैं, हम भी अंदाज़े ही कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं भी हो रहे ना तो मैं समझता हूँ होने चाहिए, कोई ना कोई बीच में बिठाने वाला होना चाहिए। इतनी रंजिशें इतनी बढ़ गई हैं। जिस दिन खान साहब ने फौरी तौर पे धरना ना देने का ऐलान किया, लॉन्ग मार्च ख़त्म करने का ऐलान किया, तो बड़े लोगों ने कहा कि कहीं ना कहीं कुछ मामलात शायद तय हुए हैं, इसीलिए खान साहब वापस जा रहे हैं। जी हाँ, ख़ास तौर पे वही। लेकिन मैं समझता हूँ अगर देखिए हम इस नहज पे पहुँच गए हैं, हमने इतनी ज़ाती एक दूसरे से रंजिशें बना ली हैं, तो इसको कहीं ना कहीं कोई सॉर्ट आउट करेगा, कोई बिठाने वाला होगा ना जी। मैं अली ज़ैदी साहब की बातों का उन्होंने बहुत मेरे लिए अल्फाज कहे, मैं मशकूर हूँ उनको। लेकिन मुल्क तो हम सब का है, हम सब देखें ना, कोई किसी पार्टी से बन गया, कोई किसी पार्टी से आ गया। लेकिन बात तो ये है कि अगर और हम में पोटेंशियल है, पाकिस्तानी बड़े हम कैपेबल लोग हैं, लेकिन हमने देखते देखते सारी दुनिया, वियतनाम कहाँ पहुँच गया, ये थाईलैंड कहाँ पहुँच गया, सारे मुल्क कहाँ, बांग्लादेश कहाँ पहुँच गया। हमने मैं अर्ज़ कर रहा था, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई थी, 1990 में पाकिस्तान से इंडिया 4 गुना था, उनकी आबादी तो 6 गुना थी, वो 4 गुना उनकी इकानमी थी। आज उनकी आबादी 6 गुना, 11 गुना उनकी इकानमी हो गई है। उन्होंने 32 साल में इतना ग्रो कर लिया है, आज हमारा उनका कोई मुकाबला है। उनकी IT की एक्सपोर्ट जो है सिर्फ वही देख लीजिए कि कितने ज़्यादा है हमसे, कई गुना मैनी फोल्ड है हमसे। तो हमने किसी भी शोबे में, लेकिन अभी अली ज़ैदी साहब कह रहे थे या और PTI के लोग ये कहते हैं कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ाई। एक्सपोर्ट क्या बढ़ाई? एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाई ना, इंपोर्ट ज्यादा बढ़ी, एक्सपोर्ट कम बढ़ी। चलिए ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऑब्वियसली अभी कहीं ना कहीं जो खुद भी बैठने को लोग तैयार नहीं है, उनको कहीं ना कहीं बिठाना का। बट देन अगेन शेख साहब, अनफॉर्चुनेटली वही बात है ना कि हम पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाने की बात तो करते हैं, लेकिन खुद बात करने को तैयार नहीं होते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं से इशारों कनायों के मुंतज़िर रहते हैं कि कोई आए, हमें बिठाए, बात करे तो फिर हम माने। आई हैव टू वाइंड अप है। कैसर अहमद शेख साहब, अली ज़ैदी साहब, सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।